हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल के अंदर हम लोगों ने महासागर का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। महासागरों की विशेषता और प्रशांत महासागर से रिलेटेड 2 वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी जानकारी पढ़ी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को आप लोग देख लीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आज हम अटलांटिक महासागर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसके अंदर विश्व का भूगोल पूछा जाता है तो 100% आपका इस वीडियो से एक क्वेश्चन तो बनता है। अगर आपने ध्यान से अगर इस वीडियो को देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि भले ही वो यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अटलांटिक महासागर, जिस तरीके से हमने प्रशांत महासागर को पढ़ा उसी तरीके से इसकी भी एक विशेषता है कि ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत महासागर है और उसके बारे में मैंने बताया था कि पृथ्वी के 1/3 भूभाग पर ये फैला हुआ है। लगभग 32% क्षेत्रफल को ये घेर के रखता है अपना पृथ्वी का। और इसका जो क्षेत्रफल था प्रशांत महासागर का वो 16.57 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ था, जबकि हमारा आज जो हम पढ़ रहे हैं अटलांटिक महासागर ये 8.2 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग ये रखता है। जैसा कि हमने प्रशांत महासागर के अंदर हमने पढ़ा था कि 1/3 भूभाग पर वो फैला हुआ है। तो मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में दोनों जो महासागर हैं उसको तुलनात्मक आप अध्ययन कर पाएँ। इस अटलांटिक महासागर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी लोगों को या फिर हमें संसार में जितने भी हम लोग रहते हैं इन किसी को भी पता नहीं है, न इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता है। जिस तरीके से हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप को उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक किसी मानव जीवन में या फिर किसी मानव जगत को अभी तक पता नहीं है। इस वजह से उसको भी अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई थी। मैंने आपको जब महाद्वीप पढ़ाया था तब आपको ऐसा बताया था। तो सेम इसी अटलांटिक महासागर के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस महासागर को आपको याद रखना है कि ये जो अटलांटिक महासागर हैं इसको भी किसकी संज्ञा दे रखी है? अंध महासागर की संज्ञा के नाम से भी इसको जाना जाता है या फिर अंध महासागर की संज्ञा दे रखी है। इसका जो आकार है, इस अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो ऐसा आकार का है। 1492 से पूर्व इस महासागर को पार करना पॉसिबल नहीं था। ऐसा अपन मान सकते हैं कि इसको पार नहीं किया जा सका था। दूसरा, अटलांटिक महासागर को हम 2 तरीके से कह सकते हैं कि एक तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो भी जैसे प्रशांत महासागर को भी हमने उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर पढ़ा, इसी तरीके से इसको भी हम उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत अटलांटिक महासागर के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। दूसरा, आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि इस महासागर के अंदर 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों आपस में इंटरसेक्ट इसी महासागर में करती हैं। यानी दोनों का जो आपस में जो कटती है वो यहीं इसी महासागर के अंदर कटती है। तो आपको याद रखना है उत्तरी अटलांटिक महासागर जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा परिवहन की दृष्टि से मुख्य मार्ग यहीं पे है और विश्व का कुल जल परिवहन का 25% से भी ज़्यादा भाग यहाँ पे परिवहन की दृष्टि से ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहीं पर ग्रांड ट्रंक जो जल परिवहन के लिए आपका प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती कटक उसको इस आकार में विस्तृत है, ये भी आपको याद रखना है। और मैंने जब महासागरों की जब विशेषता बताई थी तो महाद्वीपीय मग्न तट मैंने बताया था और महासागरीय मैदान भी आपको बताया था। तो महासागरीय मैदान का जो विस्तार सबसे ज़्यादा आपका प्रशांत महासागर है, तो इसके अंदर की विशेषता आपको याद रखनी है कि महाद्वीपीय मग्न तट इस अटलांटिक महासागर का
सबसे ज़्यादा है, जो कि 13% से भी अधिक है। ये मैंने आपको बताया 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों इसी महासागर में काटते हैं। अब इस महासागर को हम आगे की तरफ बढ़ते हुए इस महासागर में कितने द्वीप हैं वो सभी देखते हैं। देखिए, आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दूसरा एग्ज़ाम में ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मैच करना होता है। 3 आपको उत्तरी अटलांटिक का दे दिया जाएगा और 1 आपको दक्षिणी अटलांटिक का दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें अलग कौन सा है ये आपको ज्ञात करना होगा। दूसरा 3-3 या 4-4 का पेयर दे रखा होगा, उसमें से भी आपको अलग करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे द्वीप उत्तरी अटलांटिक में अलग हैं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अलग हैं। तो सबसे पहले देखिए, आइसलैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड, न्यूफाउंडलैंड, ग्रीनलैंड, क्यूबा, बर्मुडा और कैनारी, ये सभी के सभी द्वीप जो हैं ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में हैं। आइसलैंड के यहाँ पे आपको याद रखना है 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश के दक्षिण में है, आपको याद रखना है आइसलैंड। दूसरा, ग्रीनलैंड के बारे में आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क जो कि यूरोप का देश है, इसका ऊपर अधिकार है, ये आपको याद रखना है। अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर के जो द्वीप हैं उसके बारे में आपको याद रखना है, जैसे सैंडविच, फॉकलैंड और दक्षिणी जॉर्जिया। तो आपको याद रखना है ये दोनों उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के द्वीप इतने सारे हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे सागर, हमने प्रशांत महासागर के अंदर भी हमने बहुत सारे सागर पढ़े थे, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में कुल मिलाकर मैंने आपको बताए थे 8 उसमें महासागर थे। अब हम इसमें जो सागर हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि लेब्राडोर सागर, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, मरमरा सागर, काला सागर, अजोब सागर और सारगेसो सागर, इस तरीके से ये बहुत सारे हैं। फिर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, इतने सारे सागर आपको याद रखने हैं। इन सागरों से रिलेटेड 2-2 सागरों के बीच में जल संधि हैं, उनके बारे में भी आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इस बात का आपको याद रखना है। भूमध्य सागर जो है वो अटलांटिक महासागर कैसे जुड़ता है, तो आपको याद रखना है जिब्राल्टर जल संधि से। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर जुड़ता है। दूसरा आपको याद रखना है मरमरा सागर और काला सागर के बीच में जो जल संधि है उसको क्या है? बॉस्फोरस। बॉस्फोरस जल संधि जो है मरमरा सागर और काला सागर के बीच में जल संधि का काम मतलब ये आपस में जोड़ने का काम करती हैं। काला सागर और अजोब सागर के बीच में कौन सी जल संधि है, तो आपको याद रखना है कर्च। कर्च जल संधि काला सागर और अजोब सागर के बीच में है। फिर सारगेसो सागर के एक और विशेषता है कि यह तट से सीमा नहीं रखता और यहाँ पर सारगेसो नाम की घास भी पाई जाती हैं और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये महासागरों के अंदर मरुस्थल हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जो सागर और उनसे रिलेटेड जल संधियाँ किस किस के बीच में कौन कौन सी हैं, तो एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। कहीं पे भी जहाँ आप लोग पढ़ते हैं, जहाँ टेबल सीटिंग आपकी लगी हुई है, टेबल कुर्सी, उसके सामने आप दीवार पे ये जल संधियों के बारे में लिख कर एक बार चिपका लीजिए और दिन में केवल एक बार रिवाइज करिए, एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। अब हम अटलांटिक महासागर में खाड़ियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, उसके बाद जो है खाड़ी वो देखिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी, गिनी की खाड़ी और बिस्के की खाड़ी, ये सभी की सभी खाड़ियाँ आपको याद रखनी है। इसके साथ इनकी विशेषता आपको याद रखनी है, जैसे कि हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा रखती हैं, ये आपको याद रखना है। मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। फिर फंडी की खाड़ी की विशेषता ये है कि यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार है, ये आपको याद रखना है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी के बारे में आपको एक विशेषता याद रखनी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी की, कि सेंट लॉरेंस नदी जो है वो ज्वार नद मुख, यानी ये डेल्टा बनाती हुई, कौन सा? ज्वार नद मुख। गिनी की खाड़ी की यहाँ पे एक इस तरह से विशेषता है कि ये जायरे नदी जो कि डेल्टा बनाती हैं गिनी की खाड़ी के अंदर, और गिनी की खाड़ी के अंदर ही ये 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर आपस में मिलते हैं। बिस्के की खाड़ी की आपको याद रखना है, फ्रांस के समीप ये उत्तर में है बिस्के की खाड़ी।
जल संधि से रिलेटेड मैंने अभी आपको बताया, तो जल संधि ये 9-10 जल संधियाँ आपको याद रखनी है। मैंने अभी 9 जल संधि आपको यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले हडसन, डेविस, थॉर्न चैनल, डोवर जल संधि, इंग्लिश ये आपकी जल संधियाँ हैं। ग्रीनलैंड चैनल, जिब्राल्टर जल संधि, यूकारोन या यूकारन ये भी आपको याद रखना है, और फ्लोरिडा, ये इस तरीके से जल संधियाँ हैं। देखिए कहाँ कहाँ हैं। हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, वो है हडसन जल संधि। ग्रीनलैंड व बैफिन यानी कनाडा को अलग करने वाली है डेविस जल संधि। आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करने के लिए एक जो जल संधि है वो आपको याद रखना है, नॉर्थ चैनल। क्या है? नॉर्थ चैनल। फिर फ्रांस व ब्रिटेन के मध्य में है डोवर जल संधि, और फ्रांस व ब्रिटेन के मध्य इंग्लिश चैनल भी है, आपको याद रखना है। डोवर जल संधि जो है फ्रांस व ब्रिटेन के मध्य है, इंग्लिश चैनल जो है वो आपके फ्रांस व ब्रिटेन के मध्य है। ये सारी जल संधियाँ हैं। फिर ग्रीनलैंड चैनल जो है वो ग्रीनलैंड व आइसलैंड को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो स्पेन यानी कि यूरोप और मोरक्को यानी कि दक्षिणी आपका अफ्रीका को अलग करने का ये जल संधि है। स्पेन और मोरक्को को अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। फिर आपका यूकारोन, ये मैक्सिको व क्यूबा को अलग करती है। दूसरा, क्यूबा को हम लोग चीनी का कटोरा भी कहते हैं, चीनी यानी शक्कर। दूसरा, फ्लोरिडा जल संधि जो है वो यूएसए व क्यूबा को अलग करने के लिए ये जल संधि है। तो ये सारी की सारी जल संधियों से रिलेटेड आपको जानकारी याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आता है बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है? ये आपका अटलांटिक महासागर में है। ये देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल। बरमूडा देश, फिर प्यूर्टो और फ्लोरिडा, इनके बीच में है ये बरमूडा ट्रायंगल, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। दूसरा, इसकी जो खोज है, हम ऐसा कह सकते हैं कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ जहाज़ जो है वो लुप्त हो गए थे, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से कोई भी जहाज़ नहीं गुजरते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके जो अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती अटलांटिक में एस आकार से ये विस्तृत है, और दूसरा इसकी जो लंबाई है एस की वो 14,500 किलोमीटर लंबा है ये। और अटलांटिक महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है उसको हम लोग बोलते हैं प्यूर्टो रिको। क्या है? प्यूर्टो रिको। दूसरा, ये जो सबसे गहरा गर्त है ये प्लेटो की अभिसारी गति के कारण इसका निर्माण हुआ था। दूसरा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये निर्मित है। अटलांटिक महासागर के अंदर आपको और भी मैं महत्वपूर्ण जानकारी इधर दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कटक और गर्त कौन कौन से हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको टेलीग्राफिक कटक के बारे में आपको याद रखना है, डॉल्फिन कटक के बारे में याद करना है, और एक चैलेंजर कटक के बारे में आपको याद रखना है। चैलेंजर जो गर्त हैं वो प्रशांत महासागर में हैं, वो अलग चीज़ है। यह चैलेंजर आपका कटक है जो कि अटलांटिक महासागर में है। गर्त के बारे में आपको याद रखना है नरेश गर्त, फिर आपका प्यूर्टो रिको गर्त जो कि सबसे गहरा गर्त है, और एक है आपका रोमांस गर्त। तो इस तरीके से आपको 3 गर्त ये भी महत्वपूर्ण याद रखने हैं। कुछ और विशेषता के बारे में हम लोग महासागर से आगे बढ़ते हैं, जैसे महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति, दूसरा वायुदाब, तीसरा आपका सागरीय तली यानी उसको अपन कटक बोल सकते हैं, और एक होता है महाद्वीपीय तट। पछुआ पवन जो प्रभाव के कारण पश्चिमी यूरोप में वर्ष भर वर्षा होती है, और इस वर्ष भर में भी शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आपको याद रखना है। इस वजह से शीत ऋतु में होने की वजह से इसको ब्रिटेन तुल्य या फिर पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर मुख्य जलधारा भी हैं, इसमें गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा हैं, आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, बहुत सारी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, जैसे कि कैरिबियन की गर्म जलधारा, एंटिलीज की गर्म जलधारा, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, और नॉर्वेजियन गर्म जलधारा। फिर नॉर्वेजियन के अंदर आपको याद रखना है ब्राज़ीलियन धारा और दक्षिणी अटलांटिक पछुआ प्रवाह। ये सारी की सारी आपको गर्म जलधारा से रिलेटेड हैं।
दूसरा यूरोप जो है उसमें गल्फ़ जो स्ट्रीम है उसको यूरोप का कंबल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यूरोप महाद्वीप की जो कंबल है वो गल्फ़ स्ट्रीम कहलाती हैं, ये अटलांटिक महासागर से ही आती हैं, आपको याद रखना है। जैसा आपने गर्म जलधारा पढ़ी वैसे वैसे अब हम लोग ठंडी जलधारा के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और केनारी की ठंडी जलधारा, बेंगुला की ठंडी जलधारा, ये सारी की सारी ठंडी जलधारा हैं जो कि अटलांटिक महासागर में है। और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तीन कौन कौन सी? ग्रीनलैंड, लेब्राडोर और केनारी की ठंडी जलधारा है। और बेंगुला की ठंडी जलधारा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पड़ती है, आपको याद रखना है। इसी के साथ आगे हम और पढ़ते हैं ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक क्या है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है और उस जगह में कोहरा छा जाता है और ये जो जल होता है थोड़ा सा गुनगुना टाइप का, जो कि मछलियों के पनपने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक और महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं और यहाँ मछली पकड़ने के लिए एक प्रसिद्ध स्थल बन जाता है, जिसको हम लोग ग्रांड बैंक कहते हैं। और ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पे कोहरा होने की वजह से, क्योंकि ठंडा और गर्म ये दोनों जलधारा यहाँ पे मिलती है तो कोहरा हो जाता है। और कोहरा छाने की वजह से आपको याद होगा टाइटैनिक जहाज़, उसकी घटना यहीं पे हुई थी, क्योंकि दिखता नहीं है आगे, इस वजह से वहाँ पे ये कुछ घटनाएं होती है, जिसके अंदर टाइटैनिक की जहाज़ की महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आज आपने ये पूरा का पूरा अटलांटिक महासागर से रिलेटेड पूरा वीडियो आपने अच्छे से देखा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें बिना रुके, और अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे, इसका जो एक और भाग में हिंद महासागर से रिलेटेड आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे और उसमें भी हम महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से रहेगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।